आप सभी का स्वागत है। किस वीज़ा के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये हर एक वीज़ा एप्लीकेंट के मन में क्वेश्चन आता है। आपके मन में भी आया होगा कि मेरी सैलरी कम तो नहीं है, मैं 20,000 कमा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा। या कोई सोच रहा है कि मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरा वीज़ा तो आया बैठा है। तो ऐसी कंक्लूजन्स के पीछे की टेक्निकलिटीज़ क्या है, वो आज इस वीडियो में समझेंगे। कैसे 20-25 हज़ार रुपए वाले को वीज़ा मिल सकता है और कैसे 1 लाख वाले का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ये आप आज वीडियो में सीखने वाले हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कभी वीज़ा अप्लाई ना करें। बेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में जाके जब भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन करनी हो तो आप इसको दोबारा से देख के अपनी सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर सकें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ये किसी भी काउंसलर ऑफिस, किसी भी एम्बेसी या किसी हाई कमीशन के द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये हमारी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे अपने एक्सपीरियंस और हमारे ट्रैवल पार्टनर्स के ऑब्जर्वेशंस के बेस पे बनाई गई है, हमारे अपने क्लाइंट्स के बेस पे बनाई गई है। इसी इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप तक लेकर आते हैं और आज भी लेकर आए हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आज मिलेगी। सबसे पहले देखिए, सैलरी का मतलब समझना होगा। सैलरी का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि जो हमें मंथली मिल रहा है। सैलरी का मतलब हो गया कि आप अगर एक जगह जॉब कर रहे हैं, क्या उसके अलावा भी आप कर रहे हैं। आमतौर पे लोग स्टॉक मार्केट से भी कमाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड से भी उनको पैसा मिल रहा होता है, कोई फिक्स डिपॉजिट है वहां का भी इंटरेस्ट आ रहा होता है, कोई रेंट है उसका भी आ रहा होता है, और जॉब तो कर ही रहे हैं। तो ये सारे सोर्सेज मिला के आपकी सैलरी और इनकम को जस्टिफाई करते हैं। काफी लोग इस चीज को मिस कर देते हैं कि यार मेरी तो खाली 25,000 रुपये सैलरी है, बस यही है जो भी है, मैं वीजा लगा देता हूँ। बट उनके पास तो और भी सोर्स ऑफ इनकम थे जिसको वो नहीं एक्सप्लोर कर पाए। और कई बार एक्चुअल में किसी ना किसी की सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ही होती है, जो भी उनकी सैलरी है 25, 30, 35, 40 जो भी है, मेरा वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में हम कैसे अपनी फाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं, और कैसे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अगर हमारी सैलरी लाख या उससे ज्यादा है और हम काफी ओवर कॉन्फिडेंट है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है और मेरा वीजा तो आया बैठा है, उस केस में कई बार सरप्राइज मिल जाते हैं और वीजा रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो उस समय में ये गलतियां नहीं करनी जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गैदर करना होगा अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को। देयर कुड बी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। हो सकता है कि आपके पास अलग अलग सोर्सेस से इनकम आ रही हो, सिर्फ आपकी जॉब से ना आ रही हो। तो आपको अपने सीए से अपनी बैंक स्टेटमेंट के आधार पे ये चीजें पूछनी है कि वो आपकी रेगुलर इनकम और अदर इनकम दोनों में क्या जस्टिफिकेशन देता है आपकी आईटीआर में। आपका सीए ही आपको बता देगा कि बॉस आपकी जो है साल की 5 लाख रुपए तो आपकी सैलरी आ रही है, 1 लाख रुपए आपके अदर सोर्सेज है। अब आपकी इनकम 5 नहीं 6 हो गई है, विच इज 50,000 रुपीज पर मंथ, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है। अब दूसरा जो यहाँ पे फेज आ जाता है, वो आ जाता है कि आपके एक्सपेंसेस क्या है। ये भी आपके सीए आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको डाउट है कि आप अपने सीए से नहीं पूछना चाह रहे, तो आपके एक्सपेंसेस आपसे बेटर कौन बता सकता है। तो आपको देखना है कि मेरा मंथली 10,000 खर्चा है, 20,000 खर्चा है, तो वही खर्चा फिर आपको अपना ध्यान रखना है वीजा फाइल बनाते हो, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जिसकी हाई सैलरी होती है। तो हाई सैलरी अगर आपकी 1 लाख से ऊपर है और आपको लगता है कि मेरा वीजा आने के चांसेस अच्छे हैं, तो आपको सही लगता है, चांसेस तो अच्छे हैं। लेकिन अगर आप अपनी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा दिखाओगे, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स काफी सारे हैं, लायबिलिटीज बहुत सारी है, आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो, सैलरी तो अच्छी ले रहे हो, अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं है, तो उस केस में आपकी 1 लाख की सैलरी आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपकी बाकी सारे आंकड़े भी आपकी सैलरी को जस्टिफाई करें। यहाँ पर हाई सैलरी वाले लोगों से एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जस्टिफिकेशन वाले पॉइंट आ जाते हैं रिफ्यूजल में, या फिर इंटेंशन वाले पॉइंट आ जाते हैं रिफ्यूजल में। और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश तो रिफ्यूजल में बड़ा बड़ा फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस तक लिख देते हैं। इसीलिए आपको अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज के डिफरेंस को समझना होगा। तो आई होप ये कैलकुलेशन को आप समझ गए होंगे। अब एक्चुअल में कितनी सैलरी जो काम करती है, देखिए शेंगन में देखा जाता है कि अराउंड, अगर इन्फ्लेशन रेट को समझा जाए तो हमें लगता है कि 50,000 कुड बी अ गुड सैलरी टू अप्लाई फॉर वीजा। अगर शेंगन में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे थोड़ी सी महंगाई ज्यादा है, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी वहां पर अगर आपकी है तो और हेल्प हो जाएगी। जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, ये थोड़े से महंगे देश हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी अगर एक्स्ट्रा सैलरी है तो आपकी हेल्प ही करेगी। डेनमार्क है, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, राइट। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में भी हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 60 ऑनवर्ड्स, 60-70 ऑनवर्ड्स कैन हेल्प यू, अगर आप अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स जस्टिफाई कर पाते हैं। कनाडा के अंदर भी 70 to 80 कैन हेल्प यू इफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स कैन बी जस्टिफाइड। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कुछ यही फिगर है, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 80,000 के आसपास की सैलरीज आर वेरी नाइस। जो भी मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी कम है तो वीजा नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स के ऊपर। आप फंड्स कितना अवेलेबल दिखा पाते हो, कितनी आप अपनी इनकम को जस्टिफाई कर पाते हो।
तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम दिखाते हो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप 3-4 दिन के नहीं लगाते लोग, या हफ्ते के नहीं लगाते, वो थोड़े से लंबे ट्रिप होते हैं, 15 दिन के भी हो जाते हैं कई बार। अगर हम जापान कोरिया की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी कम सैलरी भी काम कर जाती है। जैसे आप 30-40,000 की सैलरी दिखाते हैं, तो हमने देखा है 40,000 की एक एवरेज सैलरी के ऊपर जापान का वीजा सक्सेस रेट भी काम कर जाता है। ये सभी आंकड़े 2024 के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बताए गए हैं। हो सकता है फ्यूचर में वीडियो देखने वाले हो, साल, 2 साल, 5 साल बाद जब भी, तो उस टाइम के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, महंगाई दर के हिसाब से आपकी सैलरी काउंट होएगी, टैक्स रेट के हिसाब से, आपकी सेविंग के हिसाब से आपकी सैलरी काउंट होएगी। तो ये चीजें होती रहती हैं, इसलिए इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो बहुत मैटर करता है एक इकोनॉमिक सर्कमस्टांस को समझने के लिए। पैसे की वैल्यू गिरती है अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा बढ़ जाता है। अब काफी सारे क्वेश्चंस यूके को लेकर भी आते हैं कि यूके में हम कितनी सैलरी दिखाएं। यूके में भी 50,000 विल वर्क, काम करता है। अगर आपकी 50 या उससे ज्यादा की सैलरी है, रीजनेबल आपकी सेविंग है, तो यूके का वीजा मिलने के भी चांसेस अच्छे रहते हैं, राइट। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। शेंगन में 50,000 के आसपास, उससे कुछ देशों में 60 to 70 की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो महंगे देश हैं। यूके में भी 40 to 50 विल डू, 50 ऑनवर्ड्स है तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस होएगा। कनाडा और अमेरिका में 70 to 80,000 ऑनवर्ड्स शुड हेल्प। ऑस्ट्रेलिया में 80,000 ऑनवर्ड्स शुड हेल्प। जापान में 40 to 50 विल डू। कोरिया में 40 to 50 कैन डू। अब ये जो सारी सैलरीज हैं, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, उसके साथ साथ अपनी आईटीआर, जो भी आप काम करते हैं उसके प्रूफ, ये सारे के सारे आपको जमा कराने होंगे, जिससे कि आपकी सैलरी जस्टिफाई हो सके, आपका अकाउंट बैलेंस जस्टिफाई हो सके। अब कितना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है, ये एक अनदर क्वेश्चन है। इसके ऊपर फिर कभी हम डिस्कशन करेंगे, या फिर बहुत जल्दी इस पे भी हम इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देंगे। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ सैलरी समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर ये सैलरी आप गैदर ऑन करते हो, लगातार 3-4 महीने आपकी अच्छे तरीके से सैलरीज आ रही है, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स अच्छे से है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वेल टू डू है, ग्रूम्ड आपने कर रखी है, सारी बारीक चीजों का आपने ध्यान रखा हुआ है, तो वीजा क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वीजा कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ टेक्निकल होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो कोई रेसिस्ट या बायस नहीं है हमारे अगेंस्ट, क्यों वीजा नहीं देंगे हमें। तो उन्होंने काउंसलर सेक्शन क्यों खोला हुआ है, एम्बेसी क्यों खोली हुई है? वीजा मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बट वो टेक्निकलिटीज थोड़ा सा समझना होता है। कई बार ऐसा होता है लक साथ नहीं होता, सब कुछ बेस्ट होने के बाद भी, टेक्निकलिटीज को समझने के बाद भी कई बार वीजा नहीं मिल पाता। और कई बार ऐसा होता है ऐसे अंधेरे में तीर मारा जाता है और वीजा आ भी जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लक का फैक्टर भी है, बट वो थोड़ा सा ही है, हमेशा नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लक के ऊपर अपनी सारी फाइल छोड़ दें और अपना खुद का काम करना बंद कर दें। अगर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इन सैलरीज को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उसके अकॉर्डेंस में चलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको वीज़ा मिलने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें आपको आपकी किसी भी देश के वीज़ा दिलाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने कि अकाउंट बैलेंस कितना मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, जो आपकी कंसर्न्स है 2024-25 के हिसाब से, राइट। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।